कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत के दम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज विषय हिंदी का संचयन भाग 1 का पहला पाठ गिल्लू के बारे में हम अधिकतम जानकारी लेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है वो महादेवी जी वर्मा जी का है। गिल्लू ये गिलहरी का नाम है और पशु पक्षियों से इस लेखिका का बहुत ही लगाव रहा है। उन्होंने अपने जीवन में आए इस गिल्लू के जीवन अनुभव जो है वो अनुभव इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखे हुए हैं। तो हम प्रस्तुत पाठ देखेंगे गिल्लू। सोन जूहे में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। सोन जूही का पौधा देखते ही लेखिका को गिल्लू की याद आई, उस गिलहरी की याद आई कि सोन जूही के ऊपर ये छोटा जू जो है छुप जाता था सघन हरितिमा में, यानी कि सघन जो भी पत्तियां है जो है उन पत्तियों में वो छुप जाता था। और आज उसका स्मरण हो आया है क्योंकि सोन जूही में एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अचानक अनायास उस छोटे से जीव का स्मरण, उस छोटे से जीव की याद लेखिका को आ गई। मुझे कली की तब खोज रहती थी पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका कह रही है तब मैं कली को खोजती थी लेकिन आज मैं गिल्लू को खोजती हूँ क्योंकि वो आज हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं रहा है, वो हमें छोड़कर चला गया है। उस लघु प्राण यानी कि छोटे से जीव की खोज है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जूड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेखिका कह रही है कि जब गिल्लू मर गया था तब उसका देह सोन जूही के पौधे के नीचे दफनाया गया था। तो लेखिका कह रही है अब वो मिट्टी होकर सोन जूही में मिल गया होगा, सोन जूही के जड़ में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ये सोन जूही की पीली कली जो है वो देखते ही लेखिका के मन में ये विचार आ गए थे। सोन जूही का अर्थ है सोन जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। अनायास का अर्थ अचानक और हरितिमा का अर्थ है हरियाली। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, कवि ये जो महादेवी वर्मा जी जो है वो अपने प्रसंग जीवन के अनुभव बता रही है कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुअल यानी कि चुपके से छूकर छुप जाना और फिर से छूना। ये छुआ छुअल का खेल खेल रहे थे कौवे। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषुंडी यानी कि कौवे बहुत विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित और सम्मानित और अवमानित। समादरित यानी कि विशेष आदर। कौवों को कब विशेष आदर दिया जाता है? कब? जब कोई किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसके 13वें दिन में यानी कि पितृपक्ष के दिन में कौवे को आमंत्रित किया जाता है, तब उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन वो कभी कर्कश आवाज करने लगता है तो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उसको अनादरित समझते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर यानी कि कौवा बनकर ही अवतीर्ण यानी कि प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कभी कभी लोग समझते हैं
कई लोग समझते हैं कि जब भी कौवा काऊ काऊ का आवाज़ लगाता है किसी पेड़ पर बैठकर, यानी कि घर के सामने अगर कोई पेड़ है और उसके ऊपर कौवा अगर काऊ काऊ कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कुछ लोगों का मानना है कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, यानी कि आने का मधुर संदेश कर्ण कर्कश स्वर में ही कौन देता है? कौवा देता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। दूसरी ओर कौवा जब काव काव करने लगता है तो हम उसका तिरस्कार करते हैं। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। ये सोच रही थी कौवे के बारे में महादेवी जी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वयी की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। तो कवित्री महादेवी वर्मा, लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है कि ये काकपुराण का, ये कौवे के बारे में जब मैं सोच रही थी तब मैंने देखा कि गमले की और दीवार की जो संधि में छुपे एक छोटे से जीव पर उनकी दृष्टि पड़ गई। निकट जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। काकद्वयी यानी कि 2 कौवे जो है, चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण यानी कि छोटे से जीव के लिए बहुत थे, अतः वह छोटा सा प्राण, वो छोटी सी गिलहरी जो है, वो निश्चेष्ट यानी कि बिना किसी हरकत के वो वहाँ पर पड़ी रही और गमले से वो चिपटा रहा गिल्लू। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। सबने कहा कि कौवे की चोट का घाव लगने के बाद वो ये बच नहीं सकता, ये बचने नहीं वाला, इसे ऐसे ही रहने दो। परंतु लेखिका का मन नहीं माना। उनका लगाव प्राणियों से बहुत था, पशुओं से, पक्षियों से बहुत लगाव था। उन्होंने लोगों का नहीं माना। उन्होंने हौले से उसको उठाया और अपने कमरे में लेकर आई और रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह उसका खुल नहीं सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। प्रयास किया था लेखिका ने उसको दूध पिलाने का, लेकिन उनका प्रयास नाकाम रहा। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के उपरांत तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, वो तंदुरुस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया वो 3-4 दिनों में। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाए जाने के बाद तीसरे दिन वो बिल्कुल अच्छा हो गया और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी।
हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने उसका नाम क्या रखा? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछोकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। देखिए यहाँ पर चित्र में एक फूल रखने की हल्की डलिया जो है उसमें रुई बिछा दी है और तार से खिड़की पर उस डलिया को लटका दिया गया है। इतना अच्छी तरीके से ख्याल जो है लेखिका रख रही थी। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष तक वही रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर से झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कब्र के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया था, यानी कि उसको नाम दे दिया था गिल्लू। लोग गिल्लू कहकर बुलाने लगे थे। लेखिका ने एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसकी व्यवस्था की थी। 2 वर्ष तक गिल्लू वही रहा और वही वो झूलता रहता था। कांच की मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या दिखता समझता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह लेखिका के पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में उस प्रकार रख देती उसके अगले पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी कि शरीर, उसका छोटा सा शरीर, लघु यानी छोटा, गात यानी शरीर, उसका छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप में जब भी जो लिखती थी वो देखा करता था। भूख लगने पर वो चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता था कि काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। जब भी उसको भूख लगती थी वो चिक चिक करने लगता था, तब लेखिका काजू और बिस्किट उसको देती थी। उसी स्थिति में वो लिफाफे से बाहर वाले पंजों से बिस्कुट को और काजू को पकड़कर उसे कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। वसंत ऋतु में जो सुंदर सा वो माहौल होता है, उस माहौल में चमेली जो अलग अलग फूल है उसकी गंध जो है वो आने लगती है और वो गंध जो है वो लेखिका के कमरे में आने लगी थी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। वसंत ऋतु में जो बाहर की गिलहरियां जो है वो गिल्लू को देखकर आती थी। उनको लगता था कि ये हमारे जैसा ही है। लेखिका ने जब देखा तो लेखिका को लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। तभी लेखिका ने खिड़की की जो कीले जो है वो निकाल कर
खिड़की का एक जो कोना है, एक कोना कीली निकाल कर एक मार्ग जो है वो मार्ग गिल्लू के लिए बनाया और बाहर जाने के लिए उसने, लेखिका ने उसको मुक्त किया और उसने मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी लेखिका के सामने। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका के मन में जो सवाल पैदा हुए, उन्होंने सवालों का जवाब ढूंढ लिया और गिल्लू को मुक्त कर दिया था। गिल्लू को जाली के पास गिल्लू को आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जो जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से वह नित्य का क्रम हो गया। गिल्ली को तो पहले तो उन्होंने खिड़की से मुक्त कर दिया था और वो कमरा जो था वो बिल्कुल बंद था। लेखिका वो कमरा बंद करती थी क्योंकि उसमें गिल्लू रहता था। घर में बिल्लियाँ हुआ करती थी, कुत्ते हुआ करते थे, उनसे उस छोटे से जीव का संरक्षण करना है तो उन्होंने उस कमरे को बंद ही रखा। जब भी लेखिका कॉलेज से उस कमरे में लिखने के लिए आती थी तो ये जो गिल्लू है वो गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर लेखिका के पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ने लगता था और तब से वह नित्य का क्रम हो गया था। ये हर रोज हुआ करता था लेखिका के साथ। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। खुली जाली का जो मार्ग हुआ करता था उस मार्ग से वो बाहर चला जाता था। लेखिका जब बाहर जाती थी तब गिल्लू खिड़की की खुली जाली की राह से वो बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरी के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता था और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। ये नित्य का क्रम गिल्लू के जीवन में हुआ करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से वो बाहर जाता था, लेखिका कह रही है, और गिलहरी का वो झुंड का नेता भी बन गया था। वो बाहर जाकर पेड़ों के डालों पर वो उछलता कूदता रहता था और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर वो झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी वो फूलदान के फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। लेखिका कह रही है कि मुझे चौंकाने के लिए वो क्या करता था, फूलदान के फूलों में छुप जाता था कभी कभी, नहीं तो कभी कभी पर्दे की चुन्नट में वो छुप जाता था और कभी कभी वो सोनजूही के पत्तों में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद यानी कि सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित। मैं जैसे ही खाना खाने कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ सफाई से खाता रहता था। लेखिका अपना अनुभव बता रही है कि
लेखिका ने कभी किसी प्राणी के साथ, पशु के साथ खाना नहीं खाया, ऐसा उनको बिल्कुल स्मरण नहीं होता है। खाना खाया ऐसा किसी प्राणियों के साथ, पक्षियों के साथ खाना खाया उनको स्मरण नहीं होता है। जैसे ही लेखिका खाना खाने के लिए कमरे में पहुंचती थी, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके वो मेज पर पहुंच जाता था जहां लेखिका खाना खाने बैठती थी, और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसको थाली के पास बैठना सिखाया, और जहाँ पर बैठकर लेखिका की थाली से एक एक चावल उठाकर वो बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कुछ खाने के लिए, अगर उनके मनपसंद का नहीं मिला तो वो फेंक देते थे। उसी तरह ये गिल्लू भी कभी कभी जिद करता था कि मुझे वही चीज़ चाहिए। काजू अगर उसको नहीं मिलते थे तो वो दूसरी चीज़ों को फेंक देता था। तो ऐसे लाड़ प्यार जो है लेखिका गिल्लू के करती थी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। लेखिका उसको हर रोज़ खाने के लिए देती थी। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। एक बार क्या हुआ, लेखिका का मोटर दुर्घटना में थोड़ी सी उनको चोट पहुंची और वो अस्पताल में उनको रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका कहाँ थी? अस्पताल में। और उन दिनों जब घर के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू जो है वो झूले से उतरकर दौड़ता था और किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से वो घोंसले में जा बैठता था, क्योंकि उसको लेखिका को देखने की आदत थी, दूसरे लोगों को नहीं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में मोटर दुर्घटना होने के बाद जब लेखिका घर पर आई तो उन्होंने देखा सब उसे घर के जो लोग हैं वो काजू देते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने देखा तो उन्होंने झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी कि अपने प्रिय व्यक्ति उसको नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने खाना भी छोड़ दिया था। गिल्लू का भी लेखिका के प्रति यहाँ पर लगाव दिखता है। बहुत ही प्रेम गिल्लू भी लेखिका को करता था। दूसरे लोगों के हाथ से वो खाना भी नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका यानी कि सेविका के हटने के समान लगता था। वो गिल्लू जो है वो लेखिका के सिरहाने बैठता था और नन्हे नन्हे पंजों से वो सिर और बालों को हौले हौले से सहलाता रहता था, और उसका हटना एक सेविका के हटने के समान लेखिका को लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुरही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका जब भी गर्मियों के मौसम में लिखने के लिए बैठ जाती तब यह गिल्लू बाहर कभी नहीं जाता और क्या करता था, जो लेखिका के सामने जो पानी से भरी जो सुरही हुआ करती थी उसके ऊपर वो लेटा रहता था और लेखिका के समीप भी रहता था। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः
गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। यहाँ पर प्रसंग बता रही है महादेव जी वर्मा कि गिलहरी के जीवन कितना वर्ष का होता है? सिर्फ 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने कुछ खाया नहीं था। रात में अंत की यातना में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया था। ठंडे पंजों से लेखिका के उंगलियों को उसने पकड़ा था और हाथ से वो चिपक गया था। जैसे उसने पहले कौवों से जब वो जख्मी हो गया था और मरणासन्न स्थिति में था, उसी प्रकार उसने आज लेखिका के हाथ को पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका कह रही है मेरे हाथ को चिपक कर जब बैठा था, मेरी उंगलियां जो है वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसने पकड़ कर रखी थी। उसके हाथ जो है बिल्कुल, उसके हाथ के जो पंजे हैं वो ठंडे हो रहे थे। तो लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात के समय यानी कि सुबह के समय किरण के स्पर्श के साथ ही उसका देहांत हो गया। और वो लेखिका कह रही है किसी जीवन में जागने के लिए वो सो गया। तो आज यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।